हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट का 11वां पार्ट आपके सम्मुख प्रेजेंट हो रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, इन पार्टों को आपको सीरियसली लेना है। आगामी परीक्षाओं में ये आपके काफ़ी सारी मदद करने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट यदि आपको देखने हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोगों को उनको भी ज़रूर सॉल्व आउट करना है। आगामी परीक्षाओं में आपके बहुत ज़्यादा ये मदद करने वाले हैं। इन पार्टों को आपको बता दें, डेली हमारे चैनल पर मिलते हैं। कुछ दिन से ये नहीं आ पा रहे थे, अब आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि डेली आपको ये पार्ट मिलेंगे। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पे आप लोग कहाँ पर हो, कितनी तैयारी करने की आपको ज़रूरत है, पार्ट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करके ही आपको पता चलेगा। तो बेशक आपको इनको सॉल्व करना है, व्याख्या सहित उत्तर हम देने के लिए आपकी तैयार हैं। चलिए साथियों, आज के पार्ट में हम जानने वाले हैं राज्य के वनों से संबंधित किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कैसे हमें उनको हल करना है। पिछला वाला पार्ट था, उसमें हमने 17वीं वन रिपोर्ट से सवाल लिए हुए थे, तो उसको भी आपको व्याख्या सहित जरूर देखना है। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम डाल रहे हैं। आज जानने वाले वनों के बारे में। पहला सवाल, राज्य के कुल वनों में से कितने प्रतिशत वन जो है हमारे वन पंचायताधीन हैं? तो वन पंचायत के अधीन कुल वन का कितना परसेंट वन हमारा उत्तराखंड का है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 4 में से एक उत्तर सही होगा। व्याख्या सहित उत्तर हम देंगे। पहले आप लोग अपना उत्तर इसमें चूज करें। साथियों, राज्य का कुल जो 1% है क्षेत्रफल के आधार पर, उसमें से वन पंचायताधीन कितना परसेंट वन है, उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, राज्य में हमारा जो कुल क्षेत्रफल का 45.44% पर वन है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। आपको बता दें, कुल वन जो है हमारे, उसमें से 4 भागों में विभक्त हैं। कुल वन का जो है उसमें से वन विभाग के अधीन, राजस्व विभाग के अधीन, वन पंचायत के अधीन और निजी जो है निजी लोगों के अधीन कितने वन हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो 4 भागों में हमारे वन विभक्त हैं। इनमें से जो हमारा वन विभाग के अधीन जो है सबसे अधिक वन है, तो वन विभाग के अधीन 70.46% वन है। दूसरा, राजस्व पटवारी क्षेत्र के अंतर्गत हमारे वन आते हैं 13.76% और वन पंचायत अधीन कितना है? ऑप्शन नंबर ख 15.32% जो है वन पंचायत के अधीन हमारे वन है और निजी जो लोग हैं उनके अधीन है 0.46। तो कुल वनों का सर्वाधिक जो है वन विभाग के अंतर्गत है कितना? 70.46 और वन पंचायत के अधीन है 15.32। एक सवाल यहाँ से और बनता है साथियों, पिछले सींचपाल के पेपर में भी पूछा गया था, मेरे को अभी याद आ गया। वन पंचायत की जो व्यवस्था हुई अपने राज्य में कब हुई? तो वन पंचायत की व्यवस्था अपने उत्तराखंड में कब से हुई? ब्रिटिश काल से, यानी 1931 से। तो 1931 से चली आ रही है अभी तक की हमारे उत्तराखंड में वन पंचायत की व्यवस्था। ब्रिटिश काल में ही इसकी शुरुआत हुई 1931 में। दूसरा सवाल, राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? साथियों, आप लोग जानते होंगे बुग्याल क्या होते हैं। बुग्याल मखमली घास के मैदान होते हैं, जहाँ पे जो ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है साथियों एक सीजन में, और दूसरे सीजन में क्या होता है वहाँ पे पूरी घास जमी रहती है। हमारे जो भेड़ पालक लोग हैं अपनी गाय बच्चों को चराने और भेड़ों को चराने वहाँ पर जाते हैं, तो मखमली घास के वो मैदान ही वो हमारे बुग्याल होते हैं। तो अधिकता में हमारे उत्तराखंड में है। और आप लोग जानते होंगे कि वहाँ पेड़ों की मात्रा बहुत कम मिलती है, क्योंकि बर्फी का इलाका है ज़्यादा, वहाँ पे जो है इस तरह के पादप हमें कम ही मिलते हैं। तो आपको बताना है, जो हमारे बहुत सारे बुग्याल हैं उनमें से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो मित्रों, आपको राइट उत्तर बताना है। सही उत्तर है वेदनी बुग्याल। तो बुग्यालों में से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा बुग्याल है वेदनी बुग्याल। वेदनी बुग्याल कहाँ पर है? चमोली जनपद में है। अगला सवाल, देश का प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो देश का, अपने भारत देश का प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई और कब की गई? ऑप्शन नंबर इसका आपको बताना है। सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर ख। तो देश का प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना अपने देहरादून में हुई। कब? 1878 में, जब हमारे भारत में ब्रिटिश लोगों का कब्जा हुआ करता था। तो उस ही समय देहरादून में वन महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके इतिहास के, इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक जो बनाए गए साथियों ब्रिटिश लोगों के द्वारा, डॉक्टर ड्रिचिक वैंडिस। तो डॉक्टर ड्रिचिक वैंडिस को भारत का प्रथम वन महानिरीक्षक बनाया गया 1865 में, और 1878 में देहरादून में प्रथम वन महाविद्यालय बनाया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मित्रों, वन महाविद्यालय का 1878 में वन महाविद्यालय नाम था, वन महाविद्यालय देहरादून।
फिर 1884 में इसका नाम बदल दिया गया और इसको थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया गया था, इसका नाम बदल के इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया था। इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल अंग्रेजों ने इसका नाम कर दिया था 1884 में। साथियों इस स्कूल में यानी इस महाविद्यालय में फिर रिसर्च वाला काम भी होने लग गया था, तो उसका कार्य फिर बड़ा, तो इसमें अनुसंधान कार्य भी होने लग गया था। इसमें इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम हो गया कब से, 1906 से। ये भी सवाल बनता है। बात करें भारत आज़ादी की बात, इसका नाम क्या हो गया था, तो इसका जो ऑफिस है भी चांदबाग स्थानांतरित करके इसका नाम भारत आज़ादी के बाद इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। तो इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अगला सवाल, चरथी बुग्याल कहाँ पर स्थित है, तो चरथी बुग्याल कहाँ पर है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। राइट उत्तर है पिथौरागढ़, छोटा कश्मीर में है चरथी बुग्याल। अगला सवाल, चंद्रप्रभा एतवाल द्वारा किस बुग्याल को वैश्विक पहचान दी गई है, तो चंद्रप्रभा एतवाल को हम कैसे जानते हैं, हमारी ये महिला है, उत्तराखंड की हैं, और इनको हम, इनकी जो ख्याति है वो क्या है, जो चंद्रप्रभा एतवाल जो हमारी उत्तराखंड की पर्वतारोही हैं, बहुत बार इन्हें हिमालय फतह किया हुआ है, बड़े बड़े चोटियों को फतह किया हुआ है और इनको विश्व ख्याति प्राप्त है। भारत ने इनको पर्वतारोहण में कई सारे मेडल दिए गए हैं और इनके द्वारा एक बुग्याल को विश्व स्तर की पहचान दी गई इनके द्वारा। वो बुग्याल आपको बताना है। साथियों उस बुग्याल का नाम है, बताइए अपना आंसर, फिर हम बताते हैं दयारा बुग्याल, ऑप्शन नंबर गौ। अगला सवाल, राज्य में सर्वप्रथम किस प्रकार के औषधि पौधे की खेती शुरू की गई। हमारा राज्य जो है औषधि के लिए औषधि राज्य के रूप में भी जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि, तो सर्वप्रथम यहाँ पर किस औषधि का प्रयोग किया गया कि इसको यहाँ पे इसकी खेती शुरू की जाए, तो उस औषधि का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क बेलाडोना। बेलाडोना एक औषधि है, इसकी खेती प्रारंभ की गई अपने उत्तराखंड में। आपको बताना ये कौन सी है, 1903 में बेलाडोना की खेती यहाँ पे प्रारंभ की गई। अगला सवाल, जड़ी बूटी के संग्रहण के लिए भेषज सहकारी संघों की स्थापना कब की गई। 4 ऑप्शन आपके पास है, बताना आपको जड़ी बूटी के संग्रहण के लिए भेषज सहकारी संघों की स्थापना कब की गई। साथियों इन 4 ऑप्शन को बताने से पहले हम मित्रों सही उत्तर है इसका 1980। तो जड़ी बूटी के संग्रहण के लिए भेषज सहकारी संघों की स्थापना 1980 में की गई। मित्रों आपको एक जानकारी के लिए बता दो और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी यहाँ से बनता है, जड़ी बूटी के संग्रहण के लिए सहकारिता विभाग की स्थापना कब की गई। तो जड़ी बूटी के संग्रहण के लिए सहकारिता विभाग की स्थापना हुई 1972 में। अब आपको बता दूं इस ही सहकारिता विभाग ने जिलेवार जो है भेषज सहकारी संघों की स्थापना की 1980 में। 2 फैक्ट मिल गए, दोनों इंपोर्टेंट हैं। राज्य का सोना किस वृक्ष को कहा जाता है, तो राज्य का सोना हम कहते हैं अपने बांज वृक्ष को। अगला सवाल, राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष कौन है। हमारे राज्य में 8 से 9 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय आपको पता होगा, जो हमारे जो कांटेदार वन हैं और जो हमारे शुष्क वन है, इस तरह के बहुत सारे वन पाए जाते हैं। उनमें से आपको बताना है उपोष्ण कटिबंधीय वन कौन से हैं, यानी किस प्रकार के वनों को हम उपोष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं, उसका एक उदाहरण, उस वृक्ष का उदाहरण आपको बताना है। तो साल जो है उपोष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष है। ऑप्शन नंबर क। शिव की जटा किस वृक्ष का उपनाम है, तो शिव की जटा किस वृक्ष का उपनाम है आपको बताना है। तो शिव की जटा है हमारा बांज वृक्ष को, तो बांज वृक्ष को हम शिव की जटा भी कहते हैं। अब कभी कभी सवाल यहाँ से बन सकता है साथियों कि बांज वृक्ष भी किस प्रकार के वनों के अंतर्गत आता है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन के अंतर्गत आता है बांज वृक्ष, यह भी बन सकता है यहाँ से कभी एक बार। अगला सवाल, तिलाड़ी नामक वन आंदोलन कब घटित हुआ था, तो तिलाड़ी नामक वन आंदोलन आपको बताना है कब घटित हुआ था। तो मेरे प्यारे मित्रों तिलाड़ी नामक वन आंदोलन घटित हुआ था 30 मई 1930 को। तिलाड़ी आंदोलन को हम किस नाम से भी जानते हैं, रवाई आंदोलन। बहुत से हमारे अभ्यर्थी चिंतित यहाँ होंगे तिलाड़ी आंदोलन कहाँ से आ गया, तो मित्रों रवाई आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन भी कहते हैं। 30 मई 1930 की घटना है जब हमारे टिहरी राजशाही के अंतर्गत एक ऐसा वन कानून, भूमि कानून पास कर दिया था हमारे नरेंद्र शाह ने, जो कि हमारे किसानों के विरुद्ध था। उन्होंने किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल करने वाला एक कानून पास कर दिया था, जिसके लेकर हमारे किसान विद्रोह कर रहे थे। और किसानों के विद्रोह करने के बाद नरेंद्र शाह के दीवान चक्रधर जुयाल ने अंधाधुंध आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसा दी, जिससे हमारे सैकड़ों किसान शहीद हो गए। और 30 मई 1930 की घटना है और 30 मई को ही हमारे किसान जो इसमें शहीद हुए इस आंदोलन में, उनकी याद में अभी भी इस टिहरी क्षेत्र में शहीद दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, 30 मई को यहाँ पे शहीद दिवस मनाया जाता है।
चिपको आंदोलन की घटना कब घटित हुई? तो चिपको आंदोलन हमारा विश्व ख्याति प्राप्त है। आप लोग जानते होंगे कि रैणी गांव की महिलाओं द्वारा गौरा देवी के नेतृत्व में यह चिपको आंदोलन घटित हुआ था। 1973-74 की बात है, जब हमारी महिलाएं पेड़ों के अंधाधुंध कटाव के बचाव में आए और उन्हें पेड़ों पर चिपक के इन पेड़ों का बचाव किया, जिसको हमारे विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त है, यानी विश्व में भी चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट करके जाना जाता है इसको, और गौरा देवी को इसका पूरा श्रेय जाता है, रैणी गांव की महिलाओं को इसका पूरा श्रेय जाता है। साथियों, आपको बता दें यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसको विश्व ख्याति प्राप्त दिलाने में दो लोगों का भी बहुत योगदान है, जिनका नाम है चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा। तो चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी चिपको मूवमेंट को विश्व ख्याति दिलाने में काफ़ी सहयोग किया, और चंडी प्रसाद भट्ट को वनों पर इतने लगाव को देखते हुए 1982 में विश्व एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाने वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसका है? तो हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा है सुंदरलाल बहुगुणा का, ऑप्शन नंबर क। सचिनानंद भारती को हम किस कारण से जानते हैं? तो सचिनानंद भारती को हम किस कारण से जानते हैं साथियों, ये आपको पता होना चाहिए। तो सचिनानंद भारती जी को हम जानते हैं पानी रखो आंदोलन। पानी रखो आंदोलन यानी पानी की कमी को दूर करने के लिए, ये पानी के बारे में जागरूक करने के लिए सचिनानंद भारती के द्वारा एक आंदोलन प्रारंभ किया गया। सचिनानंद भारती जी पेशे से शिक्षक हैं। आपको बता दें, इस आंदोलन के दौरान उनने कैसे पानी की कमी को दूर किया जा सकता है, कैसे बंजर भूमि को पुनः उपजाऊ किया जा सकता है और उससे पानी की अधिकता हो, ऐसे तमाम पहलुओं पर विचार करने के लिए, जन जागरूकता फैलाने के लिए उनके द्वारा यह पानी रखो आंदोलन की नींव रखी गई। और उनको बता दें, जन जागरूकता बढ़े और देश प्रदेश में पूरा यह फैले, इसके लिए उनके द्वारा दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की गई। तो दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना का श्रेय भी किससे जाता है? सचिनानंद भारती को। अगला सवाल, मैती आंदोलन का सूत्रधार है? तो मैती आंदोलन का सूत्रधार हम किसे मानते हैं? चार ऑप्शन आपके पास हैं मित्रों। आपको बता दें, मैती आंदोलन का सूत्रधार कौन है? हमारे कल्याण सिंह रावत जी, पेशे से शिक्षक हैं कल्याण सिंह रावत जी। इस मैती आंदोलन में क्या होता है, वर वधु जब विवाह अवसर होता है, वर क्या करता है, वर वधु का घर जब जाता है वहाँ पे एक पौधारोपण करता है। वधु के मायके वालों की जिम्मेदारी होती है उस पेड़ की रक्षा करने का, क्योंकि वो विवाह अवसर पर रोपा जाता है वर वधु के द्वारा। उनकी बेटी स्वरूप वहाँ पे है, उसको पानी दिया जाता है ताकि उसकी बेटी की तरह रक्षा की जाती है। तो इस तरह से मैती आंदोलन आजकल तो जो विवाह अवसर होते हैं कार्डों में भी छपता है साथियों, मैती कार्यक्रम करके। तो इस तरह से इस आंदोलन ने एक अच्छी पकड़ यहाँ पे अपनी नारी बनाई है। तो ये होना भी चाहिए, हमारे उत्तराखंड में इस तरह के आंदोलन चलने चाहिए ताकि वनों की अधिकता हो। तो मैती आंदोलन का सूत्रधार हम कैसे कहते हैं? कल्याण सिंह रावत जी को। वृक्ष मानव किसका उपनाम है? तो वृक्ष मानव किसका उपनाम है साथियों? ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो इनमें से सही उत्तर जो है विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो लगभग पिछले लगभग 50 सालों से 49 साल से लगभग लगातार हमारे जो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी हैं वृक्षों के लिए काम कर रहे हैं, और इनके इसको देखते हुए इनको वृक्ष मानव की संज्ञा दी गई है। राज्य का प्रथम चिड़ियाघर कहाँ पे बना है? तो राज्य का प्रथम चिड़ियाघर बना है देहरादून चिड़ियाघर, ऑप्शन नंबर क 2016 की बात है। अगला सवाल, गोविंद वल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान स्थित है? तो गोविंद वल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान स्थित है हमारे नैनीताल जनपद में। राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र हमारा मोतीचूर वन्यजीव संरक्षण। आपको बता दें, बाद में इसको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में इस मोतीचूर वन्यजीव संरक्षण को सम्मिलित कर दिया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का या एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है साथियों। नैनीताल और पौड़ी जनपद में फैला हुआ है यह राष्ट्रीय उद्यान। आपको बता दें, इसका नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट का जो प्रवेश द्वार है नैनीताल में डिकाला के नाम से जाना जाता है, आप लोग जानते होंगे। जिम कॉर्बेट जब 1936 में यहाँ पे स्थापित हुआ, इसका नाम तत्कालीन जो गवर्नर हैली के नाम से, हैली नेशनल पार्क के नाम से यहाँ पे इस उद्यान की स्थापना हुई। अब आपको बता दें, बाद में इसका नाम भारत आज़ादी के बाद 1947 के बाद रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया था, और 10 साल के बाद यानी 1957 में इसका नाम महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया था। ये फैक्ट आप। अगला सवाल है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब सम्मिलित किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को कब सम्मिलित किया गया था? चार ऑप्शन आपके पास है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग
इनमें से कोई नहीं वाला, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर में 1973 में इसको शामिल किया गया था। अगला सवाल, फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है आपको बताना है साथियों। नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य हमारी फूलों की घाटी, जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2005 में क्या किया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हमारा फूलों की घाटी शामिल है। नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य कामेट पर्वत से एक नदी आती है, पुष्पावती नदी, जो फूलों की घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर होगा। सर्वाधिक हाथी और बारसिंगों वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सर्वाधिक हाथी और बारसिंगों वाला राष्ट्रीय उद्यान हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार है अस्कोट वन्य जीव विहार, जो कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। अगला सवाल, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हमारा केदारनाथ वन्य जीव विहार। अब बता दें सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सबसे छोटा है हमारा मसूरी वन्य जीव विहार। अगला सवाल, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में जो जैव क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो 2 जैव क्षेत्रों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। नंदा देवी जैवमंडल सुरक्षित क्षेत्र 1988 से विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। फूल की घाटी को 2005 से विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया यूनेस्को ने। STPF यानी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना अपने उत्तराखंड में कब की गई? सन 2013 में। औली बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो औली बुग्याल हमारे चमोली जनपद में स्थित है। तो साथियों ये हो चुके हैं हमारे आज के सवाल। कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और फिर लाऊंगा मैं कल ऐसी सीरीज पार्ट वाइज आपको। तो आप उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रही होंगी। आपको PDF डाउनलोड करना है तो ये भी हम आपको शेयर कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच। पिछले पार्ट यदि आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन ऑन जरूर करें। धन्यवाद।